हेलो एवरीवन। आज मैं ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी को लेकर आया हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्लाइमेटोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि आप क्लाइमेटोलॉजी को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो ज्योग्राफी फिजिकल से क्वेश्चंस आते हैं उसमें 50% प्रश्न क्लाइमेटोलॉजी से पूछा जाता है। और इसी को ख्याल रखते हुए मैंने कहा कि क्यों नहीं आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पहले बता दिया जाए। क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए पहले आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर को समझना पड़ेगा। हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर को भी समझने के लिए सबसे इजी तरीका यह होता है कि जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर अधिक होता है तो वहाँ से धीरे धीरे हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठने लगती है और उन लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया से हवाएं आना शुरू होती है और वो वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू होता है, जिसके चलते हवाएं बहती है। उसकी वजह भी ये होती है कि हाँ ऑलवेज लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं चलती है, जिसके चलते आप लोग देखते होंगे कि हवाएं बहती है। और इसी से पता चलता है कि कहाँ पे लो प्रेशर का एरिया है और कहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया है। और ये हवाएं दो तरह की होती है। एक तो होती है वो हवाएं जो परंपरागत रूप से और हमेशा सालों भर एक तरह से हवाएं चलती है, लेकिन कुछ लोकल्स विंड्स होते हैं जो कि वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है, उसका डायरेक्शन और उसके अलग लाभ और हानि होती है। तो आज मैं आपको सबसे पहले प्रेशर बेल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, वहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के को कहा जाता है, जिसको कि समान तौर पे डोल्ड्रम भी कहा जाता है। डोल्ड्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ हवाएं शांत होती है और शांत होने के पीछे वजह यही होती है कि दोनों तरफ से जो ट्रेड विंड आती है, अगर आप लोगों ने एटलस देखा होगा तो मैं आपको कोशिश करूँगा बताने का कि किस तरह से ITCZ में जो है आप इसको देख रहे होंगे। बिल्कुल मैं क्लोज करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको लगेगा कि जो 0 डिग्री है जहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन है उसके नॉर्थ और साउथ 5 डिग्री को जो कि आप देख रहे हैं कि लो प्रेशर का क्षेत्र है। लो प्रेशर के दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच हाई प्रेशर का एरिया बनता है और फिर 60 से 65 के बीच जो है वो लो प्रेशर का एरिया होता है। और अगेन पोलर जो एरिया है जहाँ से 90 से 85-95 के बीच का जो एरिया है जहाँ पे आपका हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तो याद करने का बहुत ही इजी तरीका यह है कि जो इक्वेटर पे है वो लो प्रेशर है। इक्वेटर पे लो प्रेशर की वजह यह है कि यहाँ सालों भर सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है। जब डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो सबसे अधिक लो प्रेशर का क्षेत्र होता है और जस्ट उसके 25 से 30 या 30 से 35 का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के एरिया में हाई प्रेशर का एरिया बनता है। तो जैसे ही आप याद रखेंगे कि इक्वेटोरियल एरिया जो ITCZ है वो लो प्रेशर है, तो 23.5 डिग्री के आसपास जहाँ पे बनता है हाई प्रेशर का एरिया, तो हाई प्रेशर के बाद फिर लो प्रेशर का एरिया, लो प्रेशर के बाद फिर हाई प्रेशर का एरिया, यानी कि टोटल 7 प्रेशर बेल्ट बनता है। और ये सातों प्रेशर बेल्ट को समझने का सिर्फ और सिर्फ आसान तरीका यह हो सकता है कि आप हमेशा चेंज करते जाएं। यदि पूछा जाएगा कि आप यह बताइए कि 60-65 पे जो प्रेशर बेल्ट बनता है वो कौन सा है, तो आप बिल्कुल ईजिली आप बता सकते हैं कि चूँकि 0 इक्वेटर के आसपास लो प्रेशर है, 30 से 35 हाई प्रेशर है, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि 60 से 65 के बीच लो प्रेशर का एरिया बनेगा और फिर 90 के आसपास जो है वो हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। यानी कि 3 प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 3 प्रेशर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर जो लो प्रेशर है उसको छोड़ के। तो टोटल 7 जो है आपका बनता है प्रेशर बेल्ट। अब प्रेशर बेल्ट के हिसाब से आपने फेरल का नियम भी पढ़ा होगा और कोरियोलिसिस प्रभाव भी पढ़ा होगा। तो अगर कोरियोलिसिस प्रभाव को जानते हैं, फेरल के नियम को जानते हैं, तो आप यह जानते होंगे कि जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज़ें जाती है तो वो
ईस्ट की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम जाती है और साउथ में जो होती है वो साउथ ईस्ट की तरफ मूव करती है। इसी के चलते हवाओं का जो डायरेक्शन है वो भी आपको इसी हिसाब से समझना है। कई बार आप लोग डायग्राम जब बनाते हैं प्रेशर बेल्ट के साथ ट्रेड विंड, वेस्टर्ली या पोलर विंड या उसको ईस्टर्ली भी कहते हैं, तो आप ऑलवेज उसका डायरेक्शन जो है आप भूल जाते हैं। उसको हम इसको इस तरह से बता सकते हैं जिसमें कि अलग अलग सेल बनता है। ये आप देखेंगे इसमें आपको लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर बनाया गया है और इसमें सेल बनाया गया है जिसमें कि देखेंगे कि हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। सेल को समझना भी बहुत आसान है। जो सेल पूरा का पूरा, जैसे नीचे में अगर हवाओं का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बस बिल्कुल इजी समझने के लिए, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ है, नीचे से अगर हवाएं ऐसे बह रही है तो जस्ट उसके ऊपर अपोजिट साइड में उसको भरने के लिए आती है। जैसे जो हवाएं ITCZ इक्वेटर के पास से उठती है वो दो भाग में डिवाइड होकर जाती है। एक जो है सीधे 30 से 35 साउदर्न हेमिस्फीयर में और एक जो है ब्रांच नॉर्थ की तरफ वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 30 से 35 डिग्री पे गिरती है। फिर हल्का भारी होने के बाद हवाएं, तो इसका मतलब है कि जो हवाएं ट्रेड विंड 30 से 35 से चलकर 0 डिग्री इक्वेटर के पास आती है, उसका डायरेक्शन जो होता है वो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे उसका जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व से जो हवाएं चलती है वो इक्वेटर के पास आती है और जो हवाएं आती है वो चूँकि दोनों साइड से इतनी ज़्यादा लो प्रेशर होती है, साउथ से नॉर्थ दोनों ही साइड से जो हवाएं आती है वो बिल्कुल इक्वेटर के पास पहुंचने से पहले ही 5 डिग्री के पास ऊपर की तरफ उठ जाती है। जब ऊपर की तरफ उठ जाती है तो फिर ऐसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मेरे शरीर को मानते हैं कि मैं इक्वेटर है तो दोनों तरफ से ऐसे हवाएं जो है फिर आगे जाके डाउन होती है और ये डाउन होती है वो जाकर 30 और 35 के नीचे गिरती है। ऐसे हवाएं ऐसे उठती हुई फिर जाकर वहाँ गिरती है। जहाँ हवाएं नीचे डाउन हो रही है वो हाई प्रेशर का क्षेत्र ऑटोमेटिक बनेगी क्योंकि वहाँ से हवाएं उठ रही है, जहाँ से उठेगी और फिर डाउन होगी। और चूँकि ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर सनलाइट का जो डायरेक्शन है वो 12 महीना जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, जिसके चलते यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और बिल्कुल ही 0 डिग्री के आने के पहले ही यह जाकर फिर से 30 से 35 डिग्री पे। तो वो मैं जो बता रहा हूँ ये दोनों तरफ जो ऐसे करके जाती है और नीचे से मैंने बताया कि नीचे सतह से जो हवाएं आती है तो एक पूरा का पूरा सेल बनता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, जिसको कि हेडली सेल बोलते हैं क्योंकि हेडली महोदय ने इसकी खोज की थी, इसलिए उनका नाम इसी के आधार पर उनका हेडली सेल कहा जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जो 30-35 के पास जो हवाएं गिरती है वो वापस जो है वो हवा फिर से इक्वेटर के तरफ बहती है और इक्वेटर के साथ ही वो हवाएं फिर से 2 डायरेक्शन में, कहीं भी हवा जो है वो 2 डायरेक्शन में जा रही है, 60 से 65 के तरफ वो फिर मूव करती है और उसका डायरेक्शन जो है वो पश्चिम से तरफ होता है, दक्षिण में भी और उत्तर में भी, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में भी। इसलिए उसको वेस्टर्ली भी कहते हैं। पछुआ पवन भी आप लोगों ने सुना होगा। और जो 30 से 35 से आती है इक्वेटर के पास उसको कहते हैं ट्रेड विंड, क्योंकि यह ट्रेड में सहायक होता था इसलिए इसको ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें कहा जाता है, व्यापारिक हवाएं उसको कहा जाता है। तो व्यापारिक जो पवन है उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट से और साउथ में साउथ ईस्ट से इक्वेटर की तरफ बहती है और यह 30 से 35 डिग्री, कई बार जो है डिपेंड करता है कि सन का जो पोजीशन होता है वो 20 से 25 भी हो सकता है, 25 से 30 होता है, तो बस कम बेस्ट जो है वो 10 डिग्री का वेरिएशंस होता है। तो ये इस तरह से होती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 30 से 35 के बाद अगर 60 से 65 डिग्री के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया है और लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हवाएं जो है हेडली सेल के द्वारा जो 30 और 35 के डिग्री के पास डाउन होती है, गिरती है, वो हवाएं वहाँ से फिर से जो है
जो 60 और 65 के पास से हवाएं उठती है, जो कि लो प्रेशर है, वो फिर से यानी कि 30 और 35 डिग्री के पास एक तो इक्वेटोरियल जो विंड है वो, और दूसरा जो है 60 और 65 के पास से हवाएं उठ के फिर से गिरती है। तो यहाँ भी एक सेल बनता है जो 30 और 35 से फिर से सतही तौर पे पछुआ पवन यानी वेस्टर्ली के रूप में पहुँचती है 60-65 के बीच में, और एक सेल बनता है जिसको कहते हैं फेरल सेल। फेरल महोदय के बारे में भी आपने सुना होगा कि फेरल महोदय ने बताया था कि नॉर्थ की तरफ कोई भी चीज़ें जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है और कोलियोसिस प्रभावी पड़ा। तो फेरल के महोदय के नाम पे इसका नाम फेरल सेल कहा गया। और फिर 60 से 65 डिग्री से जो हवाएं नीचे की तरफ सतही तौर पे जो बहती है और 90 डिग्री के पास जाती है, जिसको कि ईस्टर्ली कहते हैं या पोलर विंड कहते हैं। पोलर विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पोलर के पास जाती है इसलिए, और वेस्ट ईस्टर्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हवाएं जो है ईस्ट की तरफ से बहती है। एक डायग्राम के द्वारा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर क्लियर कट आपको दिख रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये पोलर से हवाएं जो है वो आती है 60 और 65 के बीच में, और फिर यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ चलते हुए फिर से 90 डिग्री पे गिरती है, क्योंकि 90 डिग्री हाई प्रेशर का बेल्ट है। और हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, आपको एक और याद करने का तरीका हो सकता है कि जो भी हाई प्रेशर का बेल्ट और एरिया होगा वहाँ पे ऑलवेज हवाएं गिरेगी, और जहाँ भी लो प्रेशर का एरिया होगा वहाँ से हवाएं हमेशा उठेगी। तो आपके लिए इजी यह भी होगा कि वहाँ हवाएं उठ रही है गिर रही है, आपको पता चलेगा। गिरेगी तो भी सेल बनेगी, अगर उठती है तो भी दूसरे पॉइंट पे जाके हवाएं गिरती है। तो टोटल देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों ही एरिया में 3-3 सेल बनता है, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। अब आते हैं ITC-जेट के बारे में बताते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन के बारे में। ITC-जेट को डोल्ड्रम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हवाएं जो है बहुत शांत होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं आती है ट्रेड विंड, वो 0 डिग्री पे आने से पहले ही ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो 10 डिग्री का वो क्षेत्र होता है, 5 डिग्री इक्वेटर से दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर, वो पूरा 10 डिग्री का जो क्षेत्र होता है इसमें बिल्कुल शांत वातावरण होता है, जिसको कि डोल्ड्रम कहा जाता है। कोई हलचल नहीं होती है उसमें, क्योंकि हवाएं ऑलरेडी ऊपर की तरफ उठ चुकी होती है। तो आप मुझे लगता है कि ITC-जेट, डोल्ड्रम, हाई प्रेशर, लो प्रेशर के बेल्ट और ख़ास तौर पे टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है, उसको आप समझ गए होंगे। जब तक आप प्रेशर बेल्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे आपको यह नहीं बता सकेंगे या फिर आपको क्लियर कट नहीं हो पाएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है साइक्लोन पे, साइक्लोन कैसे बनता है। साइक्लोन के आप अलग अलग आपने नाम सुना होगा, और प्रेशर बेल्ट को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी का आधा जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी आप लाइन जानते हैं कि इक्वेटर की जो इक्वेटर है या फिर 23 डिग्री की रेखा नॉर्थ में, साउथ में पोलर रेखा 66 डिग्री की, ये सब जो है इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, और वो अध्ययन की सुविधा के लिए। ऐसा कोई पृथ्वी पे लाइन नहीं बना हुआ है, बल्कि जितने भी ज्योग्राफर हैं उन्होंने समय समय पे अलग अलग लाइन बनाए हैं, और लाइन को फिर से वर्ल्ड लेवल पे मान्यता मिली है, और उस अध्ययन की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जो कि वेदर और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ शिफ्ट होता रहता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मानसून किस तरह भारत में आता है, और मानसूनी इक्वेटर जो है वो तक शिफ्ट कर जाता है, जबकि वो सामान्य तौर पे 8-4 यानी 8 डिग्री 4 मिनट से होकर साउदर्न पॉइंट जो हमारा इंडिया का है वो पॉइंट है, जब और वो जो है ऑटोमेटिक शिफ्ट करके इक्वेटर जो है, और फिर इतना ज़्यादा हाईली लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है कि दक्षिण पूर्व से आने वाली जो हवाएं हैं, ट्रेड विंड है, वो उसको क्रॉस कर जाती है, पार कर जाती है, और फिर मानसूनी हवाओं का रूप धारण करती है। तो यहाँ भी आपको देखना होगा कि
ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ बहती है, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जब भी एमसीक्यू सेट बनाते हैं या फिर प्रीलिम्स कोई भी एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स देने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस होता है कि आप बताएं कि दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड का क्या दिशा होती है। तो दिशा समझने के लिए आप इस जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको क्लियर कट लग जाएगा कि दिशाओं को समझने का सीधा सा फॉर्मूला यह है कि नॉर्थ के तरफ हमेशा दाएं तरफ और साउथ के तरफ हमेशा बाएं तरफ हवाएं मुड़ जाती है। तो आपको डायरेक्शन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी कि वो साउथ वेस्ट से आती है या नॉर्थ ईस्ट से आती है और फिर वेस्टर्ली यानी कि पछुआ पवने हैं, वो पछुआ उसका नाम ही है वेस्टर्ली है, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा उसका डायरेक्शन जो है वो पश्चिम की तरफ से होगा, यानी कि साउथ वेस्ट से होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, तो दोनों तरफ से उसकी हवा आएगी। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि वेस्टर्ली। उसी तरह से पोलर जो पोलर की तरफ से आती है विंड उसको कहा जाता है ईस्टर्ली, यानी कि पूर्वी पवने जो है ईस्टर्ली है, तो ईस्ट तरफ से आती है। तो उसका डायरेक्शन जब भी हम देखेंगे, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो बिल्कुल उधर से आएगी। जैसे ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है, व्यापारिक पवनों का जो डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन पोलर जो विंड्स है उसके होते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी। तो आप लोग प्रेशर बेल्ट को समझ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा और सुना होगा। तो अगर आप समझ गए हमें प्रेशर बेल्ट को, तो आगे हम आपको सेल भी बता दिया हमने, हेडली, फेरल सेल और पोलर सेल। और ये आपको आपने इसको ध्यान से आप देखिए, इसको आप देखे होंगे जिसमें कि आपको दिखेगा कि इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर है, फिर सब इक्वेटोरियल पॉइंट पे, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो टोटल जो एरिया है वो 7 प्रेशर एरिया है। सेल भी हमने बताया है, लो प्रेशर हाई प्रेशर को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लो प्रेशर हाई प्रेशर दिखाया है, जो आपको इजीली आप इसको समझ सकते हैं। जैसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो ये आप डायग्राम भी बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने उसको वॉल में चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब चलते हैं कि किस तरह से साइक्लोन आता है। चूँकि प्रेशर बेल्ट अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत सारे, अगर एनसीईआरटी बुक्स में पढ़े होंगे तो आप सुने होंगे कि गरजता चालीसा से लेकर चिल्लाता चालीसा, गरजता पचासा, 40, 50, 60 डिग्री पे यह जो है एक बहुत बड़ी गति में होती है, जिसके चलते उसका नाम अलग अलग लोकली उसका रखा गया है। तो अब साइक्लोन की तरफ चलते हैं। साइक्लोन चक्रवात जो है, चक्रवात आता क्यों है, कैसे आता है, इसको आप समझेंगे तो आपको बाकी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो सब चलते हैं चक्रवात की तरफ। चक्रवात देखिए, चक्रवात कब आएगी? चक्रवात तभी आएगी जब 2 अलग अलग गुण के मेरिट्स की हवाएं मिलेगी। क्या? तो वो मेरिट्स है कि ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलेगी तब चक्रवात आएगी। ठीक है, जिसको कि अच्छे लैंग्वेज में कहे तो उसको कहते हैं हॉट फ्रंट्स एंड कोल्ड फ्रंट्स, शीत वाताग्र और गर्म वाताग्र, हिंदी में उसको कहते हैं। वाताग्र का निर्माण कैसे होता है? वाताग्र का निर्माण होता है अगर वहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा एक बात और, जब भी साइक्लोन बनता है तो आप देखेंगे कि जहाँ भी तटीय क्षेत्र है उस एरिया में ही होता है। कभी भी समुद्र के बीचों बीच आपने नहीं सुना होगा कि साइक्लोन बनाया अटलांटिक के बीचों बीच या फिर प्रशांत के बीचों बीच। ये इसलिए होता है क्योंकि जो तटीय क्षेत्र का जो वायु होता है, जो विंड होता है वो, और समुद्र का जो विंड होता है, दोनों के जो नेचर होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। ये वाताग्र जब अलग अलग बनते हैं, वाताग्र का मतलब होता है कि वायु का एक असंख्य वह एक क्षेत्र बनना जो कि गर्म होता है और ठंडा होता है। और ऑलवेज जो ठंडा होता है वो नीचे की तरफ बैठता है और गर्म जो है ऊपर की तरफ उठता है। और जब 2 हवाएं मिलती है, जैसे मान लेते हैं कि ये गर्म है और ठंडा है,
तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ जाएगी और एक दूसरे को शिफ्ट करता जाएगा। और शिफ्ट करने के बाद क्या होता है कि जो गर्म हवाएं हैं ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ उठती जाएगी और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। और ये शिफ्ट होने के चक्कर में उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जो है वो विंड का डायरेक्शन बनता है। और बहुत डीपली अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा साइक्लोन का एक आँख बनता है। साइक्लोन के आँख का मतलब है कि वो बिल्कुल एक पास नहीं आता है और ऊपर की तरफ मुड़ने के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद भारी बारिश होती है। साइक्लोन का अंत कैसे होता है? तो भारी बारिश होती है। बारिश के बाद ही साइक्लोन का एंडिंग होता है। और कोई भी साइक्लोन में ऐसा नहीं होता कि साइक्लोन आएगा। जब दो अलग अलग वायु का नेचर अगर मिलता है तो उससे क्या होता है कि बारिश होती है। अब चलते हैं कि सपोज डैट कि आपने सुना होगा उष्ण साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात या पोलर ध्रुवीय चक्रवात। 3 तरह के चक्रवात आपने सुने होंगे। तो उष्ण चक्रवात आप पहले जानते हैं कि उष्ण चक्रवात जो है वो 20, 30, 40, 30 तक के जो डिग्री है नॉर्थ और साउथ में बनता है। और चक्रवात का जो अधिक प्रभाव है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों है? उसके पीछे वजह यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में विविधता अधिक है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे भूखंड अधिक है। आप अगर इक्वेटर के ऊपर देखेंगे नॉर्थ में तो अधिक भूखंड है, साउथ में भूखंड जो है वो कम है। तो इसीलिए जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अधिक साइक्लोन आएंगे, ज़्यादा भयानक होगा, सुपर टाइप के साइक्लोन आएंगे। साइक्लोन का नामकरण एरिया के हिसाब से अलग अलग है। और याद करने के लिए आप यह समझ लें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हम सभी रहते हैं। जो इंडिया का एरिया है या जो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से देख रहे हैं, वो समझ ले क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है साइक्लोन का। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? उल्टा कर देना है, वो होगा क्लॉकवाइज। अब उसी तरह से एक साथ जब हवाओं का संग्रहण होता है तो एंटी साइक्लोन बनता है, प्रति चक्रवात हिंदी में कहते हैं। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उसको डायरेक्शन को भी याद करने का सिंपल तरीका है, जो डायरेक्शन साइक्लोन का है उसका ठीक उल्टा एंटी साइक्लोन का होगा। अगर मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिण में मैंने बताया कि आपको साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी साइक्लोन का यानी प्रति चक्रवात का क्या होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, अभी 4 चीज़ें हैं, क्योंकि आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साथ में आपको चक्रवात, प्रति चक्रवात को समझना है। एक ही चीज़ आपको याद रखना है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक ही याद रखना है। अगर आप एक याद रखते हैं तो बाकी का तीनों जो है आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया सब कुछ उल्टा होता जाता है। साइक्लोन की बात कर रहे हैं नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, वही चक्रवात अगर दक्षिणी गोलार्ध में करेंगे तो फिर वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर दक्षिण में क्लॉकवाइज है साइक्लोन और हम पूछे कि आप बताइए दक्षिणी में प्रति चक्रवात कैसे है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उलट देना है, सीधे कहना है कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज होगा वो। और मान लेते हैं दक्षिण का आपको पता ही नहीं है कि चक्रवात या प्रति चक्रवात को कैसे याद रखें, तो केवल हमने बताया कि उत्तरी गोलार्ध को याद रखिए। अगर उत्तरी गोलार्ध एंटी क्लॉकवाइज है, दक्षिणी गोलार्ध क्लॉकवाइज है। और अगर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर प्रति चक्रवात कौन सा होगा? क्लॉकवाइज होगा। एक पॉइंट याद रखेंगे, 3 पॉइंट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ये बात हुई। अब बता रहा था फ्रंट्स के बारे में। जो फ्रंट्स कैसे बनता है, फ्रंट्स एक असंख्य वायुमंडल का एरिया को फ्रंट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में वाताग्र कहते हैं। ठंडी वाताग्र, गर्म वाताग्र, हॉट फ्रंट्स एंड कोल्ड
फ्रंट्स कहते हैं। और यह फ्रंट्स जो है मिलती है और उसके बाद जो है साइक्लोन का रूप धारण करती है। अगर मान लेते हैं कि हम ये कहें कि उष्ण चक्रवात के बारे में बताइए, उष्ण उपोष्ण चक्रवात, तो अलग अलग एरिया में जैसे मान लेते हैं कि हम अमेरिका के क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पे टोर्नेडो कहा जाता है। जो उष्ण चक्रवात है उसको टोर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास उसको बिली बिली कहते हैं। चीन सागर में उसको टाइफून कहते हैं। तो ये नाम जो है अलग अलग चेंज होते रहता है। बस साइक्लोन का जो नेचर है, साइक्लोन जो है वही कोई है। अभी हमारे यहाँ जो है सो कई साइक्लोन आए और आपने देखा कि अलग अलग नाम से साइक्लोन होता है। अमेरिका में भी जो मैं बता रहा हूँ कि टोर्नेडो है, उसमें भी वही ब्रांचेज हर महीने के हिसाब से कब कब साइक्लोन आती है उसके हिसाब से उसका नाम जो है चेंज होता रहता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड पोलर साइक्लोन, ये 3 तरह के दोनों ही हेमिस्फीयर में होता है। आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे ये पूरा का पूरा साइक्लोन को। और कोशिश करूँगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको साइक्लोन और के जो टाइप्स हैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा डायग्राम से। और मेरी इस लाइव क्लासेस के बाद, लाइव सेशन के बाद आप निश्चित रूप से एटलस को देखिएगा। अगर एटलस को देख के फिर मेरी बातों को या मेरे वीडियो को फिर से रिपीटली एक बार देखेंगे तो आपको ईजी रहेगा समझना, और इस तरह से अपनी जो है तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये इस तरह के सिनेरियो बनता है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम अभी जल्दी होने वाली है। क्लाइमेटोलॉजी से कम अगर देखें तो 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें मानसून भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्लाइमेटोलॉजी का जो पोर्शन है उसको अच्छे से कर लेंगे। जिनका भी ऑप्शनल पेपर हैं तो ऑप्शनल पेपर वाले भी ये देख लेंगे कि ऑप्शनल पेपर के लिए डीएस लाल की बुक्स है जिसमें कि क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी है, तो उस बुक से भी आपको मदद मिलेगी। बस ज्योग्राफी जब भी पढ़े तो यह ध्यान रखें कि आपको मैप के साथ पढ़ना है, क्योंकि मैप के साथ यदि आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये थी आज की ज्योग्राफी की बातें। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उसको हम क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस को लेना शुरू करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो चलिए, टीचर का ही आपका क्वेश्चन ज़्यादा है तो टीचर के ही क्वेश्चन से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। नियोजन को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं और आप लोगों की समस्या यह है कि किसी के बारे में भी अगर कमेंट किए जाएंगे या कुछ भी बोला जाएगा तो एक ऐसे पक्ष है जिसको बहुत खुशी होती है तो फिर दूसरे को बहुत नाराज़गी हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ बोलने जा रहा हूँ और मेरे हिसाब से ही सब कुछ होता रहता है। फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता दें पहले कि फिजिकल एजुकेशन का इस वीक में, कमिंग वीक में मंडे के बाद आपके जो है वो शेड्यूल वगैरह वीक के एंड तक, क्योंकि लॉकडाउन भी है, ऑफिस में मिनिमम स्टाफ के साथ काम करना है, तो इस वीक के एंड तक आपको उसकी जो है शेड्यूल वगैरह आ जाएगी और ऑनलाइन करना है। पहले लाइब्रेरियन का भी फाइल मूव है, उसमें जल्दी उसमें कुछ होगा। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। बहाली को लेकर जो आप लोग के डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं। पिछले भी सेशन में मैंने कहा था कि 6 से 8 तक की जो बहाली है वो हम मेरिट लेवल तक जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो बहाली कंटिन्यू रहेगी, इसमें आप चिंता मत करिए। 1 से 5 में चूँकि प्राथमिकता को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है केस और हम प्राथमिकता के चलते रहेगी या नहीं रहेगी वो तो
माननीय उच्च न्यायालय को डिसाइड करना है, तो उसके चलते हम उसमें मेरिट के तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका मेरिट चूँकि नहीं बना सकते हैं, जब मेरिट नहीं बनाना है तो उसमें हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनके पास 2 से 3 दिन का मौका है, वो अप्लाई कर लें। और इसके अलावा अगर लगता है कि अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो टोल फ्री नंबर भी हमने बताया था, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। कल खास मेरी मॉनिटरिंग रहेगी, जहाँ भी अप्लाई करने में दिक्कत हुई है या फिर फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, आप लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाकी जो जनरल वैकेंसीज का सवाल है कि नियोजन से संबंधित, तो ये यूजीसी नेट के बारे में बता रहे हैं। ये जो है डिसीजन आप सब जानते हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही जो आएगा उसके हिसाब से ही होगा। और आप लोगों की दुविधा और समस्या जो है बहुत गंभीर है। गंभीर इस मामले में है कि हज़ारों खर्च करके आपने सैकड़ों जगहों पे अप्लाई किया, सोसाइटी में आपको प्रॉब्लम हो रही है कई तरह से कि बहाली फिर रोक दी गई है क्या, बहाली नहीं हो रही है क्या, तो निश्चित रूप से परेशान हैं आप लोग, बहुत परेशान हैं। आप लोगों की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट साइड से जो बेटर हो सकता है किया जा सकता है, लेकिन चूँकि चीज़ें केस के चलते उलझ गई है। और पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि 6 से 8 तो हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों में से कोई जाके 6 से 8 को लेकर भी चले जाइएगा हाई कोर्ट और फिर डिसीजन जो है उल्टा पुल्टा आ जाएगा और आई डोंट नो कि फिर हम आगे क्या करने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉन्शस है, सब कुछ करना चाहती है, लेकिन इतनी सीटें है, 94,000 सीट है, उसके बाद भी 30,000 सीट का मैंने बताया था, 30,000 सीटें रहेगी, वैकेंसीज़ की कमी नहीं है। और सबको मौका मिलना है। जब सबको मौका मिलना है तो फिर वैकेंसी समय से पूरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही ये पूरा होगी नेक्स्ट वैकेंसी भी फिर आएगी। तो ये मानना कि वैकेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी, ऐसा आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होइए, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी हैं टीचर के, उन सबको की कोशिश है कि उनका हो, और मेरी भी कोशिश है कि सभी का समायोजन इस तरह से हो जाए कि सबका लाइफ जो है बन जाए। घर परिवार का मैटर है, सभी के परिवार हैं, और उनकी बहाली समय हो जाए तो अच्छा है। बट हमारी भी जो है लॉ बाइंडिंग है, हम वही सब कर सकते हैं जो हमें अलाउ है, और जो जिससे कि किसी तरह के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हो, अवहेलना नहीं हो, उसी लेवल तक हम जा सकते हैं। बहाली रोका नहीं गया है, ये अभी एक दुविधा आप लोगों को है कि बहाली रोक दिया गया, ऐसा नहीं है। बहाली जो है कंटिन्यू है, बट बहाली में जो अड़चन आई है, जिस लेवल तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वही लेवल तक हम जा सकते हैं। 6 से 8 में कोई प्राथमिकता की बात नहीं है, बट पहले के केस में अपॉइंटमेंट नहीं करना है तो अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम नहीं जा सकते हैं, मेरिट लेवल तक बना सकते हैं। अब कई ऐसे जो है सीटें दिसंबर वाले का ऐसा कहना है कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है या मौका नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ऑलरेडी गए हैं कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय का जैसे आदेश जिस तरह का आएगा वो वेलकम है, जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से करेंगे। हम किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं कह सकते हैं कि जुलाई वाले हमारे हैं, दिसंबर वाले हमारे नहीं हैं। सब जो है वो स्टूडेंट सरकार के लिए सभी बराबर है। कोई भी स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई अपना नहीं है कोई पराया है, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट सबके सब जो है सो हमारे होते हैं, और अगर मौका सबको मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है। आप सबको पता है कि बहाली के लिए जिस तरह से अब आगे बढ़ रही है चीज़ें, वो कोर्ट केसेस के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रही है। अब जब कोर्ट केस के इर्द गिर्द घूम रही है, कोर्ट केसेज के इर्द गिर्द है, और जो डिसीजन आएगा उसी का हम लोग पालन कर सकते हैं। अब आप लोग यह कहेंगे प्राथमिकता को हटा दीजिए, प्राथमिकता को बरकरार रखिए, हमें तो डिसाइड करने का कोई शक्ति नहीं है। ये डिसीजन जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होना है, चूँकि अब मैटर उनके पास पेंडिंग है। सीधे दिसंबर को लेके भी स्टे है, तो सीधे दिसंबर को भी अगर
मौका मिलता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो फिर माननीय तो उनको भी फिर से अप्लाई करवाया जाएगा। इसमें कहाँ कोई डाउट्स है। डाउट्स तो तब है जब कुछ, और जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक ले जाना होगा तक ले जाएंगे प्रक्रिया को। यदि मौका दिया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक सवाल है कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब जब आप लोग समझदार हैं तो आपको भी पता होगा कि कोर्ट केसेज में जो डिसीजन होता है वो हम लोगों को फॉलो करना होता है, और उच्च न्यायालय से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं, ना कमेंट कर सकते हैं, ना ही हम उस पर उसके अलावे कुछ ऑर्डर इशू कर सकते हैं। दुविधा बहुत सारी है, ख़ास तौर पे मेरी डायरेक्टर प्राइमरी होने के नाते, कि जब मैं नियम की बात करता हूँ तो किसी को दुख होता है, फिर उनकी बात करता हूँ तो फिर किसी को दुख होता है, और कुल मिला के यही होता है कि सबको दुख होता है, सबको ऐसा लगता है। और इस जो कन्फ्यूजिंग की पोजीशन और इस तरह की स्थिति है उससे मैं खुद खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी हियर, बिकॉज आप सभी जो है अपने अपने हिसाब से देखते हैं। बाकी जो है आपने ये मान लिया है कि सभी लोगों को अब अलग अलग ग्रुप की अलग अलग प्राथमिकता है। अगर आपकी बात सुनूं तो आप मेरे, आपकी नहीं सुनूं तो आप मेरे नहीं। अब मेरे को क्या परिचित है आप लोगों से। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा रोल केवल यह है कि मैं ससमय नियोजन पूरा करवाऊं, सबको मिल जाए नियोजन। अब मैं किसी खास लोगों से मेरा क्या मतलब रहेगा कि आप इस सीटेट वाले से और इस सीटेट वाले से, ये डीएलएड वाले से, ये नाइम्स वाले से, ये बीएड वाले से, सब 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 अपने अपने हिसाब से राइट हैं। सबके अपने राइट्स हैं, अपने अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राइट्स में जब फाइनल आएगा, अब आप लोगों को लगता है कि हम लोग रोक दिए हैं, ऐसा कभी होता है? कई लोगों ने कमेंट कर दिया कि सरकार बहाली पहले भी नहीं कराना चाहती थी। आप सबको पता होना चाहिए दो तीन चीज़ें। अगर सीटें खाली रहेगी टीचर्स की, तो जो 40 स्टूडेंट पे एक टीचर का जो नॉर्म्स है 1:40 पीपल टीचर रेशियो होता है 40:1, वो मेंटेन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये डायरेक्शन है कि आप बहाली को पूरा करवाइए। बहाली यानी कि टीचर का जो खाली जगह है उसको पूरा कराइए, पहली। दूसरी बात है कि अगर आप उतने सीट को नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सैलरी आती है, वो कैसे मिलेगी? फिर उतनी सैलरी तो नहीं मिल पाएगी। तो ये आप लोग बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन, आशंका में रहते हैं कि आशंका यह होती है कि शायद नहीं होगी, शायद बंद हो जाए। देखिए, एक स्पष्टता मैं आपको कर देता हूँ कि चूँकि ये सीटें खाली है, बड़ी संख्या में खाली है, 94,000 में बताता हूँ, उसके अलावे भी है 20-25 हज़ार, 1 लाख प्लस सीटें खाली है। और ये सीटें खाली है तो डिले हो सकती है। अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर जो भी आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, कार्यान्वयन में डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो सीटें है, जो खाली पड़ी है यह सीटें, वो सीटें जो है समाप्त हो जाएगी और फिर नियोजन बंद हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? ये मुझे नहीं लगता है कि आप जो सोचते हैं आप लोग कि ये ऐसा हो जाएगा, नियोजन नहीं होगा, ऐसा हो। देखिए, जो सीटें खाली है और सीटें खाली रहने वाली है। फ़र्क यह है कि ये नियोजन हो जानी चाहिए थे जुलाई अगस्त में, वो बढ़ के दिसंबर गया, फिर मार्च गया, मार्च से बाद फिर अगस्त आया, अगस्त के बाद फिर से चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है कुछ बिंदुओं पे, अब ये सितंबर जा रहा है। सितंबर के बाद फिर आगे क्या होगा, फिर डिसीजन तो बिल्कुल कोर्ट के ऊपर फिर डिपेंड हो गई है। जाएगी, नियोजन भी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि नियोजन नहीं हो पाएगी। हाँ, चुनाव के चलते जो है उसमें ब्रेक लग सकता है, बट समय से अगर चुनाव होता है तो। अगर कोरोना की स्थिति है उस पर भी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन का क्या रुख होगा, इलेक्शन समय से होगी तो फिर ब्रेक लग सकती है, अगला इलेक्शन समय से नहीं होती है और डिले होती है तो फिर बहाली प्रक्रिया ही पूरी हो सकती है। बट सब कुछ डिपेंड जो है आप लोगों के अलग अलग जो सेशंस में, अलग अलग इंस्टीट्यूट से जिन लोगों ने किया है, डिग्री ली है, और वो अपने अपने जो अधिकार है जिसके लिए आप लोग संघर्षरत हैं, वो संघर्ष ख़त्म हो जाएगी जहाँ से भी हो, सभी को मौका मिले, और तब जाके जो है फिर अप्लाई हो, या पहले से अप्लाई किए हुए हैं उनको फिर हम फाइनल मेरिट लिस्ट दें,
जो भी डिसीजन आएगा उसी पे सब कुछ होगा। और ये नहीं है कि हाँ आप अपनी बातें रख सकते हैं हमारे पास तक, अपनी आपकी बातों को हायर लेवल तक पहुंचा भी देंगे, बट डिसीजन जो है हायर लेवल पे होती है, भी आपको पता है। और परेशान होंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली जो है आपको हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। फिर आप स्टडी करना चाहेंगे तो स्टडी भी में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा कि आपकी बहाली को लेकर, तो फिर पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। अब बहुत चीज़ें जो है आप लोग जितनी स्पष्टता से पूछते हैं, उस स्पष्टता के साथ जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि और नियोजन इकाई को आगे क्या करना है, 17 को 16-17 को हम अपना एक लेटर इशू कर देंगे, उनको डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि किस किस बारे में 6 से 8 के लिए स्पेशली उनको क्या करना है, वो हम लोग आगे डायरेक्शन देके उसको काम को आगे बढ़वाएंगे। टोल फ्री नंबर आपको पता है, वहाँ पे आप अपनी जो ग्रीवांसेज है शालीनतापूर्वक आप रखिए, वो ग्रीवांस को सुना जाएगा। और निश्चित रूप से नाराज़गी बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, सब युवा हैं तो युवा जोश में आप लोगों की नाराज़गी भी है बहाली को लेकर। लेकिन अगर टेक्निकल आप समझेंगे तो ये बहाली क्यों और कहाँ किस बिंदु पे कैसे थोड़े समय के लिए रुकी है, वो आप लोग बेटर समझते हैं। और जो भी आएगा डायरेक्शन आएगा, क्योंकि अब तो मैटर सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय के पास है, जैसे जो डायरेक्शन आएगा उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्डर्स आए हैं उस ऑर्डर्स को ही हमको पढ़ना है, ऑर्डर्स के जो सीड फैक्टर है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। इसमें ना मेरी अपनी लॉजिक लगने वाली है, ना मैं अपने कुछ पर्सनल उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। विभाग या सरकार भी अभी उसमें कुछ नहीं कर पाएगी जब तक ये क्लियर कट नहीं होगा। और बहुत सारे डाउट्स आपके मन में है कि चुनाव से पहले नहीं होगा तो बाद में नहीं होगा, या आप बहुत सारे जो है फिजिकल इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले करवा दीजिए। तो देखिए, चुनाव में तो 2-2.5 महीना जाने वाला है, और अगर ये समय से होता है चुनाव तो मैंने पहले ही बताया है आपका डिले होगा, समय से नहीं होता है और टाइम मिलता है तो पहले नियोजन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारी दुविधा है कि इलेक्शन हो जाएगी, बाद में फिर हम लोग का वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस चली है, प्रोसेस में मॉडिफिकेशन हो सकता है। और बड़ा अजीब सा है कि हर बार जो है कहीं ना कोई इशू होकर इतना डिले होता चला गया, और अभी भी हम लोग क्लियर कट पोजीशन पे नहीं है। मैं कल तक बोलता रहता था कि मैं समय नियोजन ही पूरा करवा लूँगा, और नियोजन समय से हो जाएगा, और लगभग 5 लाख परिवारों के घरों में जो है कहीं ना कहीं आशा की किरणें जगेगी। ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो कि दूर दूर तक जाकर फॉर्म भरी है, वैसे गरीब हमारे युवा साथी हैं जिनको कि जॉब मिल जाना चाहिए। और घर से भी बहुत सारी अलग अलग कमेंट्स हैं, आप लोगों ने कहा है, बताया है कि घर में क्या पोजीशन आप लोगों की हो जाती है जब जॉब को लेकर या फिर सोसाइटी को लेकर होती है। तो इलेक्शन से पहले हो ना हो, डिले हो, लेकिन इलेक्शन के बाद भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल निराश होंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि निराश होना नहीं है। लाइफ में हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैप्पी रहेंगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव मूड के साथ अच्छे डायरेक्शन में काम करेगा और अच्छा सोचेंगे। और किसी तरह की कोई भी दुर्भावना नहीं रखिए अपने मन में, किसी के प्रति भी, किसी इंस्टीट्यूट्स के प्रति, किसी प्रति ऐसा दुर्भावना मत रखिए आप लोग। क्योंकि 94,000 सीट में ऐसा नहीं है कि सीटेट वाले जो है दिसंबर वाले आ जाते हैं या नहीं आते हैं तो फिर सीटें बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि नियोजन का नेक्स्ट स्टेप का लिए, एक स्टेप के लिए भी 25 से 30 हज़ार हमारे पास वैकेंसीज है, और डिले होगा तो और वैकेंसीज ऑपरेट होगी, और भी ज़्यादा वैकेंसी जाएगी। वैकेंसी से कमी नहीं होने वाली है।
बट टाइम से वैकेंसीज पूरे ही होते जाए तो सबके लिए अच्छा है। बट किसी न किसी कारण से अगर डिले हो रहा है तो भी सीटें जो है ना घटेगी ना वो होगी, बढ़ेगी ही सीटें। सबको मौका मिल जाएगा और सब लोग जो है अच्छा, बहुत सारे जो है निगेट इतने ज़्यादा दुखी और वो हो गए हैं कि अब बिल्कुल अब किसी के बातों पे कोई भरोसा नहीं है। कुछ तो ऐसे उलूल जुलूल कमेंट्स है जो कि मानसिक स्थिति को बताता है किस तरह से आप परेशान हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं आप लोगों को टीचर नियोजन के बारे में कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। जो भी होगा लेटर के माध्यम से आपको समय समय मिलता रहेगा, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ भी बोला जाता है उसमें आप लोगों को किसी न किसी को लग जाता है या किसी खास लोगों को लग जाता है कि शायद हमारी बात नहीं की गई तो हमारे हमसे नाराज़ है, मेरी बात की गई तो मेरे से खुश हैं। अरे मैं किसी से खुश या नाराज़गी की बात मेरे हाथ में कैसे हो सकता है। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे ऐसे ऐसे कमेंट्स कुछ आ रहे हैं जो कि मानसिक रूप से समझ सकते हैं कि क्या है लेवल है। तो इन सब चीज़ों से बेटर यह होता है कि मैं एक एजुकेटर हूँ, पढ़ाने में मुझे मन लगता है, किताब लिखने में मुझे मज़ा आता है और रिफॉर्मर की तरह मुझे काम करने में अच्छा लगता है। तो इन सब आप लोगों के बीच में उलझ के और अपनी जो चीज़ें हैं उसको मैं क्यों अब स्पॉइल करूँ और अपने अपने कमेंट्स करें, कोई बात कहूँ तो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे। तो मुझे लगता है आई एम नॉट हैप्पी कि अपने अपने हिसाब से आप कहें और सुबह शाम आप लोग केवल एक ही बात करते रहें, एक ही चीज़ करते रहें, पढ़ाई करते रहिए और करियर जो है सबका बनना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा रहेगी और मेरी कोशिश भी रहेगी कि सभी को जॉब मिले। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आप किसी फीलिंग से अगर अपनी बातें गलत तरीके से रखना चाहते रखिए। आपके चूँकि आर्टिकल 19 में सबको एक्सप्रेशन सबको दिया गया है, लेकिन एक लिमिटेशन में है। अगर आप उसको पार करेंगे उसको तो फिर आप जानते हैं क्या हासिल होता है। तो युवा है आप लोग, युवा जोश है, युवा मन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे से जो बन पाएगा नियोजन के लिए वो निश्चित रूप से हम करेंगे। और पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज मैं बोलता हूँ पॉजिटिव सोचिए, जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। चलिए सबको ऑल द बेस्ट एंड फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जो कि छुट्टी का दिन होगा उसी दिन मैं फिर आपको लाइव आऊँगा, कुछ नए टॉपिक में पढ़ाऊँगा। और अगली बार से मैं कोई टीचर पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि टीचर नियोजन से अगर संबंधित कोई कमेंट आती है तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। और जो कमेंट्स और चीज़ें आ रही है वो इमोशनल मैं भी हूँ, मुझे भी दुख पहुँचता है और मैं नहीं चाहता कि इन तरह की चीज़ों में पढूँ। मैं अपनी पढ़ाई कराना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाता रहूँगा। बाकी मुझे टीचर के बारे में कोई कमेंट्स करना ये सब मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।